हेलो बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज और इनके कुछ एग्जाम्पल्स। ये सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर 3 है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसका एक टॉपिक है। वैसे आईसीएसई बोर्ड में भी ये टॉपिक्स हैं जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। देखिए क्या होता है व्हीटस्टोन ब्रिज, पहले हम ये जानेंगे। बच्चों, व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसी डिवाइस है जो अननोन रेसिस्टेंस मेजर करने के काम में आती है। जैसे कोई भी आपको रेजिस्टेंस दे दिया, उस पर प्रिंटेड नहीं है, कोई भी रेसिस्टेंस दे दिया और बोल रहे हैं इसका रेसिस्टेंस बताइए, तो हम इस डिवाइस से मेजर करके बता सकते हैं। ठीक है। कोई भी एक कंडक्टर दे दिया और पूछ रहे हैं इसका रेजिस्टेंस बताइए, हम व्हीटस्टोन ब्रिज से मेजर करके बता सकते हैं। एलॉय वायर दे दिया, हमसे पूछ रहे हैं रेजिस्टेंस बताइए, इससे मेजर करके हम बता सकते हैं। बच्चों देखो, एक काइट की जैसी स्ट्रक्चर आपको दिख रही है। ये एक रेक्टेंगल की शेप में एक नेटवर्क बनाते हैं। इसमें हम ये एक रेजिस्टेंस यहाँ और एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है। मैंने इनके नाम रख लिए R1 और R2। ये रेजिस्टेंस ले लिया बच्चों R3 और ये रेजिस्टेंस R4 और V वोल्ट की एक बैटरी से इसको हमने कनेक्ट कर दिया। ये गैल्वेनोमीटर है और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा। हमने मान लिया इसका रेजिस्टेंस है RG। तो बच्चों इसमें ऐसा करते हैं कि एक बैलेंसिंग कंडीशन फाइंड करते हैं इस R4 को वेरी करके। R4 को हम चेंज करते हैं। कब तक चेंज करते हैं? जब तक कि इस गैल्वेनोमीटर में फ्लो होने वाली करंट जीरो ना हो जाए। और जैसे ही जीरो हो जाती है तब इन दोनों रेजिस्टेंसेस का रेशो, मतलब R1 अपॉन R2, ये इक्वल हो जाता है R3 अपॉन R4 के, या R1 अपॉन R3 R2 अपॉन R4 के इक्वल हो जाता है। अब देखिए ऐसा कैसे कर पा रहे हैं हम, कैसे इससे मेजर कर पा रहे हैं। तो ये समझने के लिए पहले तो हमें पता होना चाहिए इसमें से कोई भी दो रेजिस्टेंस नॉन और फिक्स हैं। जैसे R1 और R2 मान ले रहा हूं मैं कि R1 एंड R2 आर नॉन, इनकी वैल्यू हमें पता है, एंड फिक्स्ड रेसिस्टेंसेज हैं, मतलब इनमें हम वेरी नहीं कर सकते, इनका रेजिस्टेंस चेंज नहीं कर सकते हैं, ऐसे रेजिस्टेंसेज हैं। R3 अननोन रेजिस्टेंस है। R3 इज अननोन, जिसको हम पता करने जा रहे हैं उसको R3 पर या R4 पर कहीं लगा लेते हैं। हमने मान लिया R3 पर लगा लिया। R3 इज अननोन एंड फिक्स्ड। अननोन, अननोन तो एक फिक्स वैल्यू ही होती है ना, तो अननोन तो एक कांस्टेंट वैल्यू है R3। और R4, R4 बच्चों एक स्पेशल रेजिस्टेंस है। R4 इज वेरिएबल, इसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। वेरिएबल भी है और ये नॉन वैल्यू भी है। इसकी वैल्यू हम पता भी कर सकते हैं, हमें पता है क्या वैल्यू है, और इसकी वैल्यू हम चेंज भी कर सकते हैं। अब ऐसा कैसे रेजिस्टेंस बनाएं? तो ऐसा रेजिस्टेंस बनाते हैं किसी एलॉय के वायर से। जैसे मैं आपको यहाँ दिखाऊं, ये मैंने बना के रखा है, पहले ही देखो। R1 R2 फिक्स हो गया, R3 अननोन है। तो ये R4 के प्लेस पर एक वायर लगा देते हैं जिसकी पर यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस हमें पता होता है। और यहाँ से जो कांटेक्ट हमने दिया है, यहाँ से कांटेक्ट जो दिया है R4 का, देखो इधर से तो फिक्स कांटेक्ट है, लेकिन दूसरे एंड पर जो कांटेक्ट है ये मूवेबल कांटेक्ट, इसको स्लाइड कर सकते हैं इधर से इधर वायर के ऊपर। सपोज इसको स्लाइड करके हम यहाँ ले आए, 10 सेंटीमीटर लेंथ इंक्लूड हो जाएगी। सपोज ये 10 सेंटीमीटर लेंथ है, ये लेंथ इंक्लूड हो जाएगी। यहाँ तक लेके सपोज 20 सेंटीमीटर है, तो ये ही लेंथ इतनी इंक्लूड होगी सर्किट में, है ना। और अगर हमें पता भी 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस सपोज 2 ओम था, तो 20 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा? 40 ओम हो 1 सेंटीमीटर का 20, 10 सेंटीमीटर का 20 ओम, तो 20 सेंटीमीटर का 40 ओम हो जाएगा। इतने ओम रेजिस्टेंस होगा, है ना। इस टाइप से ये R4 एक वेरिएबल भी हुआ रेजिस्टेंस और इसकी वैल्यू भी हमें पता चल जाती थी। चलिए अब देखते हैं काम कैसे करता है। देखो बच्चों, इसमें ऐसे करते हैं, R4 को तब तक चेंज करते हैं जब तक कि इसमें करंट जीरो ना हो जाए। और जैसे इसमें करंट जीरो, तब उस टाइम पर इसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। मतलब ये बैलेंस हो गया। बैलेंस होने का मतलब है कि यहाँ गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है, यहाँ करंट फ्लो नहीं हो रही है। तो एट बैलेंसिंग के टाइम पर गैल्वेनोमीटर में करंट हो जाती है बच्चों जीरो, और इस टाइम पर R1 अपॉन R2 ये इक्वल हो जाता है R3 अपॉन
R4 के, या R3 को इधर ले जाओ, R2 को इधर ले जाओ, तो R1 अपॉन R3 ये इक्वल हो जाता है R2 अपॉन R4 के। ठीक है, यही इसका प्रिंसिपल भी है, ये इसका प्रिंसिपल भी है, ये कह लो या ये कह लो, एक ही बात है। ठीक है, ये R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4। अब हमें इसको प्रूफ करना है कि ऐसा है एक्चुअल में या नहीं है। देखो, हमने ऐसा मान लिया कि इस वाले रेजिस्टेंस में करंट फ्लो हो रही है I1, इधर करंट गई I1 और इधर करंट गई I2। बैटरी से करंट चली थी I, मतलब I के ही दो पार्ट, एक पार्ट इधर एक पार्ट इधर, ऐसे चलेंगे। इसके नाम रख देता हूं मैं ABCD, पॉइंट्स के नाम रख दिए हमने। अब देखो, जब ये I1 यहाँ B पर आएगी तो फिर से टू पार्ट्स में डिवाइड होगी, कुछ पार्ट इधर और कुछ इधर। तो इधर आने वाली जो करंट है इसको मान लिया हमने IG, करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर के लिए IG सिंबल। और इधर करंट कितनी, I1 माइनस IG, ये करंट हमने इधर जाने वाली लेट कर ली। अब देखिए, IG इधर से आ रही है, I2 इधर से आ रही है। जंक्शन रूल लगाइए, जैसे यहाँ पर लगाया था B पर, ऐसे ही D पर जंक्शन रूल आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर दोनों करंट मिलकर आगे फ्लो होंगी, कितनी, I2 प्लस IG, ये करंट फ्लो हो जाएंगी। अब यहाँ पर बच्चों किरचॉफ लूप रूल अप्लाई करके हम बड़े इजीली प्रूफ कर सकते हैं इसके प्रिंसिपल को। देखिए कैसे, अप्लाइंग किरचॉफ लूप रूल, अप्लाइंग किरचॉफ लूप रूल इन क्लोज्ड लूप। कौन सी वाली लूप, पहले ये लेते हैं ABDA, इसको ले लेते हैं पहले, है ना, ABDA। ABDA में देखो, अब देखो ऐसे चल रहे हैं क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज चलने पर आप देख रहे हैं यहाँ यहाँ पोटेंशियल तो ड्रॉप हुआ है ना, डिक्रीज हुआ यहाँ, तो मैं लिखूंगा माइनस I1 R1। फिर इधर आ रहे हैं, इधर भी करंट के लोग आ रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे माइनस IG RG। फिर इधर करंट के अगेंस्ट जा रहे हैं हम, तो इधर लिखेंगे प्लस I2 R2। ठीक है, और इक्वल टू 0। अब देखिए, बैलेंस कंडीशन पर अगर IG 0 है, एट बैलेंस्ड कंडीशन, बैलेंस कंडीशन पर IG इक्वल टू 0, IG 0 होते ही ये वाला, ये जो टर्म है 0 हो गई। I2 R2 को इधर ले जाएंगे, माइनस में होगा, माइनस से माइनस कैंसिल, और इसको मैं लिख रहा हूं कि I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इसका जो प्रिंसिपल है इसको प्रूफ करने जा रहे हैं हम। अब देखिए, इस वाली लूप में देख लीजिए, BCDB में, इसमें अप्लाई कर लीजिए, अप्लाइंग किरचॉफ लूप रूल इन क्लोज्ड लूप। कौन सी है, देखो ये BCDB, BCDB में अप्लाई करने पर, करिए बच्चों अप्लाई जरा। देखो, B से C तक जा रहे हैं, करंट के लॉन्ग चल रहे हैं, डिक्रीमेंट हो माइनस R3 इंटू ये करंट, तो देखो मैंने लिखा माइनस R3 इंटू करंट थी I1 माइनस IG। अब B से C तक आ गया, अब देखो C से D तक चलो, करंट के अगेंस्ट चल रहे हैं, तो प्लस में आएगा R4 इंटू ये करंट, प्लस R4 इंटू करंट थी I2 प्लस IG, ये आ गई I2 प्लस IG। ठीक है, अब D से B तक जाइए, तो करंट के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो ये आएगा प्लस में IG RG, प्लस IG RG इज इक्वल टू में 0। अब इसमें भी बैलेंस कंडीशन वाली कंडीशन अप्लाई कर दो, IG इक्वल टू 0 एट बैलेंस्ड कंडीशन। बैलेंस कंडीशन पर क्या होगा, IG इक्वल टू 0 हो जाएगी। IG 0 होने पर देखो, एक तो यहां से ये बच गया माइनस R3 I1, यहां से IG 0 तो R4 R2 प्लस में R4 I2, और ये वाली ये 0 इक्वल टू 0। अब देखिए, यहाँ एक बात ध्यान रखनी है, इस इक्वेशन में हमने 1 वाली टर्म लेफ्ट साइड रखी थी, I1 वाली, यहाँ भी I1 वाली लेफ्ट साइड रख रहे हैं हम, तो ये बन जाएगा बच्चों R3 I1 इज इक्वल टू R4 I2, इक्वेशन नंबर 2। बस इनका डिवाइड कर दीजिए, इक्वेशन 1 में 2 से आप डिवाइड कर दीजिए,
इक्वेशन 1 में 2 से डिवाइड करने पर, इक्वेशन 1 में 2 का डिवाइड करने पर देखो भाई, I1 से I1 कैंसिल, तो ये बन जाएगा R1 अपॉन R3। देखिए R1 अपॉन R3 इज इक्वल टू, यहाँ I2 से I2 कैंसिल, तो R2 अपॉन R4। ये रहा R2 अपॉन R4। ये हुआ प्रूफ। अब देखें जरा, यही था R1 अपॉन R3, देखो यहाँ लिखा था R1 अपॉन R3 इक्वल टू R2 अपॉन R4। R1 अपॉन R3 इक्वल टू R2 अपॉन R4। इसी को हम दूसरे टाइप से लिख सकते हैं। देखो R2 को इधर ले आओ, R3 को इधर ले आओ, तो ये बन जाएगा R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। यह है। अब देखिए बच्चों, इसमें हमने देखा कि जो रेशो है कौन कौन सा बैलेंस होना चाहिए, या तो गैल्वेनोमीटर के साइड में, दोनों साइड जो रेजिस्टेंसेज हैं, इन दोनों का आप रेशो देख लो, R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4। अभी अभी हमें पता चला इससे, R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4। या गैल्वेनोमीटर वाला जो, ये जो लाइन है गैल्वेनोमीटर वाली, इसको क्रॉस करते हुए रेशो देख लीजिए, दोनों साइड से बराबर ही होगा। R1 अपॉन R3 इक्वल टू R2 अपॉन R4। देखो R1 अपॉन R3 इक्वल टू R2 अपॉन R4। तो हमें इसकी टेंशन नहीं है कि गैल्वेनोमीटर के लेफ्ट साइड राइट साइड देखना है, गैल्वेनोमीटर को क्रॉस करते हुए देखना। अच्छा, इस सर्किट को अगर ध्यान से देखो आप, तो इसके एक डायगोनल पर, जैसे ये डायगोनल है BD, एक डायगोनल पर बच्चों गैल्वेनोमीटर लगा है, और दूसरे डायगोनल पर AC जो डायगोनल है, इस पर बैटरी लगी है। तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि अगर बैलेंस कंडीशन में व्हीटस्टोन ब्रिज को जो बैलेंस किया हुआ है, उस टाइम पर गैल्वेनोमीटर को निकालकर यहाँ लगा दिया जाए और बैटरी को निकालकर यहाँ लगा दिया जाए, तो बताइए बैलेंसिंग पॉइंट पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? मतलब जब भी ये बैलेंस रहेगा या नहीं रहेगा? ऑफ कोर्स बैलेंस रहेगा, क्योंकि दोनों साइड से रेशो बराबर आ सकता है, गैल्वेनोमीटर के लेफ्ट साइड राइट साइड, या गैल्वेनोमीटर को क्रॉस करते हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बैलेंसिंग पॉइंट बिल्कुल हमारा सेम ही रहेगा। एक ही क्वेश्चन आ चुका है। बाकी आपने कुछ क्वेश्चंस देखे हो तो ऐसे क्वेश्चंस भी हैं कि ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज, और ये कुछ रेसिस्टेंसेस आपको दे दिए लगाकर, गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ये बता दिया कि 4 ओम, ये 6 ओम, ये 10 ओम, और ये अननोन रेजिस्टेंस R। सपोज अननोन नीचे लगाया हुआ है इस बार, तो आपसे कह रहे हैं R बताइए कि R कितने ओम का रेजिस्टेंस है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल यूज करेंगे हम। देखिए इन दोनों का रेशो 4/6 इज इक्वल टू 10 अपॉन R। देखो 10 अपॉन R, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली, R इक्वल टू 10 इंटू 6/4। 6 इधर मल्टीप्लाई, 4 का इधर डिवाइड हो जाएगा, 2 से 2 टाइम्स, और 2 से ये 3 टाइम्स, और 2 से ये वाला 5 टाइम्स, तो 5 3 ज़र 15 ओम। R की वैल्यू इस टाइम 50 ओम होगी, 15 ओम होगी। अब बच्चों इसको जरा हम आगे देखें, थोड़ा सा कुछ इसमें डिफिकल्टी आती है। डिफिकल्टी देखो, यहाँ जो हमने बताया कि जो R4 है, ये R4 नॉन भी है और वेरिएबल भी है। तो मैंने आपको ये वाला अरेंजमेंट बताया था। देखो इसमें ये वाला अरेंजमेंट, कि इसमें जो वायर है, इसमें पहले ही पर सेंटीमीटर हमने नापा हुआ है कितना रेजिस्टेंस है, और यहाँ से बस इसकी लेंथ वेरी करके, सर्किट में लेंथ वेरी करते हैं हम, और हम चेक कर लेते हैं कि कितनी लेंथ है, तो लेंथ के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं, जैसे बताया था आपको यहाँ पर मैंने। लेकिन बच्चों इसमें कुछ एक्स्ट्रा एरर आ जाएगी, एक एडिशनल एरर आ जाएगी, इसमें बहुत ज़्यादा एरर होगी पर सेंटीमीटर रेजिस्टेंस फाइंड करने में। दूसरी प्रॉब्लम ये भी है कि ये जो आपका रेशो है, ये इसमें सपोज कर लिए करते हैं, देखो R1/R2, ये कंडीशन है, ये R1/R2 इक्वल टू R3/R4, ये R1/R2, ये आ गया सपोज 6, और R3/R4 जो है, ये किसी टाइम पर इसकी वैल्यू 4 है। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि R4 की वैल्यू अगर हम डिक्रीज करेंगे, तो पूरे फैक्टर की वैल्यू जो 4 से ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। मतलब यहाँ जो हम बैलेंस कर रहे हैं, ये केवल एक रेजिस्टेंस R4 को ही चेंज करते हुए हम यहाँ बैलेंस ला रहे हैं। तो कई बार ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि R4 की वैल्यू इतनी कम नहीं हो पा रही कि 6 हो पाए रेशो, मतलब इसको बैलेंस करना बहुत टफ हो जाता है कई बार। ठीक है, तो इन सभी प्रॉब्लम से बचने के लिए, एक तो एरर कम करने के लिए, और बहुत फास्ट बैलेंसिंग देखने के लिए,
और एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल से बचने के लिए देखो इसका पर सेंटीमीटर रेजिस्टेंस फाइंड करना है, एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल एक्स्ट्रा एक एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा हमें, एरर भी ज़्यादा होगी। तो इसकी बैलेंसिंग इजी करने के लिए, फास्ट करने के लिए बैलेंसिंग, एरर कम करने के लिए, और जो रेसिस्टेंसेज हैं, कई सारे रेजिस्टेंस यहाँ पर रिक्वायर्ड है। देखो 1 2 3 रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड है और एक स्पेशल रेजिस्टेंस है R4, है ना, अननोन के अलावा 2 स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है। इन सभी प्रॉब्लम से बचने के लिए, इसको थोड़ा सा इजी करने के लिए बच्चों एक नई डिवाइस डिजाइन की गई, मीटर ब्रिज। देखिए मीटर ब्रिज क्या है, ये भी एक डिवाइस है जो रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन व्हीटस्टोन ब्रिज से इसको कंफर्टेबली आप यूज कर सकते हो। इसको यूज करना बड़ा कंफर्टेबल है, बड़ा ईजी है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज के ही प्रिंसिपल पर वर्क करती है। देखिए इसमें क्या है, इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं, कंस्ट्रक्शन देखते हैं इसकी। बच्चों इसमें ये बहुत मोटी-मोटी मेटेलिक स्ट्रिप्स होती हैं, बहुत थिक चौड़ी-चौड़ी मेटेलिक स्ट्रिप्स हैं, मतलब इनका रेजिस्टेंस 0 लिया जा सकता। इनका रेजिस्टेंस यहाँ पर हम 0 ले सकते हैं बच्चों, ठीक है? और इसमें एक ये एलॉय का वायर यहाँ से लेकर यहाँ तक 100 सेंटीमीटर का एलॉय का वायर यहाँ कनेक्ट है। ये एक स्केल लगा हुआ रहता है साथ में, ठीक है? और इन दोनों मेटेलिक स्ट्रिप्स के बीच में यहाँ एक रेजिस्टेंस, ये कैसा रेजिस्टेंस है? ये अननोन रेजिस्टेंस है और ये वाला स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है। इसमें एक अननोन रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है केवल, और एक अननोन रेजिस्टेंस जिसको हम मतलब मेज़र कर रहे हैं, जो प्रैक्टिकली हमारा एक्सपेरिमेंटल रेजिस्टेंस है वो है, उसकी ज़रूरत है। और केवल एक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ रही है यहाँ। स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस यहाँ पर हमने लगा दिया इन दोनों पॉइंट्स पर, इन दोनों मेटेलिक स्ट्रिप्स के बीच में। और यहाँ मिड पॉइंट पर यहाँ एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करके, और इधर से ये एक दूसरा वायर जो है एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट देते हैं यहाँ। ये वायर था AB, और ये वायर एक एलॉय का वायर है बच्चों। AB 100 सेंटीमीटर का जो वायर हमने यहाँ लगाया है, एलॉय का वायर है। गैल्वेनोमीटर यहाँ बीच में कनेक्ट करके, और दूसरा एंड इसका, इसके ऊपर हम स्लाइड करके देखते हैं, इधर-उधर स्लाइडिंग बैलेंस देते हैं। तो जो स्लाइडिंग की है यहाँ पर, इसको जोकी बोलते हैं। स्लाइडिंग की, ये जोकी कहलाती है बच्चों, स्लाइडिंग की का नाम है जोकी। अब देखिए अगर ये वाली लेंथ, सपोज बैलेंस यहाँ आया, इस पॉइंट पर बैलेंस आ गया, मतलब गैल्वेनोमीटर में करंट 0 हो गई, इसका डिफ्लेक्शन 0 हो गया, तो उस टाइम पर आप देख सकते हैं अगर ये वाली लेंथ है तो दूसरी लेंथ को नापने की जरूरत ही नहीं है, 100 माइनस एल होगी। टोटल 100 सेंटीमीटर, सपोज ये 60 सेंटीमीटर पर बैलेंस हुआ है, तो इधर वाली लेंथ अपने आप ही 40 सेंटीमीटर हो जाती है। अब देखो इसको हम कैसे यूज करते हैं। ये दोनों लगाने के बाद केवल इसको यहाँ स्लाइड करके बैलेंस फाइंड करना हमें, और बैलेंस फाइंड करने के बाद में वही व्हीटस्टोन ब्रिज वाला हम प्रिंसिपल इसमें यूज करते हैं। अब देखिए जरा कैसे यूज कर रहे हैं बच्चों। मैंने मान लिया, लेट कर लिया है, लेट रेसिस्टेंस पर सेंटीमीटर, रेसिस्टेंस पर सेंटीमीटर इन वायर AB इज 5। 5 हमने लेट कर लिया, सपोज 5 ओम पर सेंटीमीटर इसमें रेजिस्टेंस है इस वाले एलॉय के वायर में, ठीक है। ये वायर हो सकता है मैंगनीन का या कॉन्स्टेंटन का, ठीक है, याद रखेंगे मैंगनीन या कॉन्स्टेंटन किसी भी एलॉय का वायर है। ये पूछ लिया जाता है, ये मोटी मोटी मेटेलिक स्ट्रिप ये या तो स्टील की लगाई जाती है या कॉपर की लगाएं, तो ये आइडियल कंडीशन है, कॉपर की मोटी मोटी स्ट्रिप्स होनी चाहिए ये वाली। अच्छा बच्चों अब देखिए जरा, एल लेंथ पर अगर ये बैलेंस हुआ है तो एल लेंथ में रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा फिर, एल सेंटीमीटर में रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस इन एल सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू एल फाई, है ना भाई। 1 सेंटीमीटर 5 है, 2 सेंटीमीटर 2 5, 3 सेंटीमीटर 3 5, 4 सेंटीमीटर 4 5, एल सेंटीमीटर में एल 5, एंड रेजिस्टेंस इन 100 माइनस एल सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर इक्वल टू 100 माइनस एल इंटू 5। रेजिस्टेंसेज यहाँ आपको पता चल गया, इतने वायर की जो लेंथ है इसमें रेजिस्टेंस कितना है, और इतने वायर की लेंथ में इसमें इसमें रेजिस्टेंस कितना है। अब देखो व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल अप्लाई कर दीजिए। अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल अप्लाई करने पर, अब अप्लाई करने से पहले जरा देख तो लें व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह कैसे है ये, व्हीटस्टोन ब्रिज के सिमिलर
कहाँ है ये हैवी व्हीटस्टोन ब्रिज के सिमिलर ये वाला सर्किट या नहीं, ये तो चेक कर लें। देखो मैं रफली यहाँ पर स्ट्रक्चर बना रहा हूँ व्हीटस्टोन ब्रिज की। एक रेजिस्टेंस यहाँ था, एक यहाँ, एक ये रेजिस्टेंस, एक ये यहाँ, ये बैटरी हमने लगाई हुई थी और बीच में था गैल्वेनोमीटर। तो देखो गैल्वेनोमीटर बच्चों ये लग गया बीच में, ये रहा, है ना। गैल्वेनोमीटर के लेफ्ट साइड एक रेजिस्टेंस ऊपर और एक ये नीचे, ये लगा हुआ, यहाँ पर ये दोनों कंबाइन है। देखो गैल्वेनोमीटर के लेफ्ट साइड एक रेजिस्टेंस ये, एक ये, है ना। गैल्वेनोमीटर के राइट साइड एक रेजिस्टेंस ये और एक रेजिस्टेंस इस वाली लेंथ का, एक रेजिस्टेंस ये और एक रेजिस्टेंस ये वाला, है ना। तो ये अच्छा बैटरी कहाँ लग रही है, बैटरी देखो इस वाले वायर पर, नीचे वाले जो दोनों रेजिस्टेंस है यहाँ पर ये बैटरी हमने कनेक्ट कर दी है। तो देखो यहाँ पर ये दोनों, इन दोनों के बीच में यहाँ पर ये बैटरी कनेक्टेड है ना। तो सेम व्हीटस्टोन ब्रिज वाला ही सर्किट है, इसको थोड़ा सा इजी बनाया है। इजी कैसे हुआ है वो भी चेक करेंगे, अभी देखेंगे, कंसीडर करेंगे। तो बच्चों यहाँ हमें करना होगा इनका रेशो, जैसे आर मतलब ये वाला रेजिस्टेंस अपॉन इतनी लेंथ का रेजिस्टेंस इक्वल टू एस अपॉन इतनी लेंथ का रेजिस्टेंस, या ऐसे कर लीजिए आर अपॉन एस इक्वल टू एल फाई अपॉन 100 माइनस एल फाई। तो ये हो जाएगा देखो आर अपॉन एस इज इक्वल टू ये रेजिस्टेंस अपॉन ये रेजिस्टेंस इक्वल टू इधर की ही लेंथ का रेजिस्टेंस लेना है कभी, अब इधर वाली लेंथ का रेजिस्टेंस लो, इधर वाली लेंथ का रेजिस्टेंस एल इंटू फाई अपॉन 100 माइनस एल इंटू फाई। ठीक है, तो देखिए यहां से क्या बना, ये बन गया आर अपॉन एस इज इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस एल। तो देखो बच्चों यहाँ रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर या पर यूनिट लेंथ जो हमने माना था, ये केवल लेट की हुई क्वांटिटी है, इसे हमें मेजर करने की जरूरत नहीं पड़ रही। देखो ये कैंसिल आउट हो गई, यहाँ फाई से फाई कैंसिल हो गया। तो वो जो प्रॉब्लम आ रही थी इसमें कि रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर कैलकुलेशन में इंक्लूड हो रहा था, ये वाला जो हमने बताया था यहाँ, इस वाले लेंथ का रेजिस्टेंस ये कैलकुलेशन में इंक्लूड हो रहा था रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ ये रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं हो रहा है, कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ एक तो एरर ये रिड्यूस हुई है देखो। और अगर हमें चाहिए आर अननोन रेजिस्टेंस, तो देखो आर इज इक्वल टू एस एल अपॉन 100 माइनस एल, ये इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके एस और एल की वैल्यू पुट करनी पड़ती है, और ये फॉर्मूले से बड़ी जल्दी से हम इसको कैलकुलेट कर पाते हैं। अब देखिए इसको बैलेंस करना बड़ा आसान है, क्योंकि इसमें डबल स्पीड से बैलेंस होता है। कैसे होता है देखो, इसमें ये एक्सप्रेशन था ये वाला, इस वाले एक्सप्रेशन से देखिए, सपोज कर लिए कि आर अपॉन एस जो है ये 10 है और किसी टाइम पर एल अपॉन 100 माइनस एल ये 8 है। अभी बैलेंस नहीं हुआ है व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज, है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर इसको 8 करना है तो इसको हम इंक्रीज करें, न्यूमरेटर को इंक्रीज कर दीजिए आप, ये इंक्रीज हो जाएगा। तो देखो बच्चों जब न्यूमरेटर को आप इंक्रीज कर रहे हो तो डिनोमिनेटर ऑटोमेटिकली डिक्रीज होने लगा, क्योंकि 100 माइनस एल है ना। न्यूमरेटर को इंक्रीज करना था हमें और डिनोमिनेटर को डिक्रीज करके भी बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ दोनों चीजें एक साथ चेंज हो रही हैं, न्यूमरेटर को आप बढ़ा रहे हैं तो डिनोमिनेटर अपना आप डिक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज होने से भी ये बढ़ेगा, तो डबल इफेक्ट यहाँ पर। अच्छा बच्चों यहाँ पर हमने देखा कि इसको बैलेंस करने के लिए डबल इफेक्ट इंक्लूड हो रहा है। एल अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर अपना आप ही डिक्रीज हो रहा है, जिससे ये रेशो बहुत तेजी से बढ़कर 10 हो जाएगा, है ना। और दूसरा, इसमें हमें केवल एक ही स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ रही है, दो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंसेस की जरूरत नहीं पड़ रही है। जहाँ R1 R2 दो चाहिए थे, लेकिन वहां एक ही स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है, एक ही नॉन रेजिस्टेंस है ये वाला। और केवल एल को हम चेंज कर रहे हैं, एल की रीडिंग ले रहे हैं, एल की वैल्यू यहाँ पुट करिए, केवल एल की वैल्यू पुट करनी पड़ रही है, एस की वैल्यू पुट करनी पड़ रही है, तो कैलकुलेशन भी बड़ी इजी हो जाती है। अब देखिए इससे कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस भी आते हैं। क्वेश्चन देखो कैसे आते हैं, क्वेश्चन काफी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, आपसे ऐसे कह दिया, इसी वाले डायग्राम को ले लेते हैं, इसी वाले डायग्राम में आपसे ऐसे कह दिया कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये बैलेंस हो रहा था, जब आर और एस को लगाया तब उस टाइम पर बैलेंस हो रहा था 40 सेंटीमीटर पर विद आर एंड एस। बैलेंस कहां पर था, बैलेंस एट 40 सेंटीमीटर। फिर आपसे कह रहे हैं कि जो एस है, एस के सीरीज में एक रेजिस्टेंस और लगा दिया, इसके सीरीज में लगा दिया बच्चों एक रेजिस्टेंस। तो कह रहे हैं कि जो बैलेंसिंग पॉइंट है वो 10 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया विद आर एंड
दूसरा रेजिस्टेंस है S के साथ में S एंड 10 ओम इन सीरीज। आर लगाया एक तो, और दूसरा S दूसरी साइड S के साथ में 10 ओम का सीरीज में लगा दिया रेजिस्टेंस एक, ठीक है। तो बैलेंस कहां पर होता है? तो बैलेंस हो जाता है, बैलेंस शिफ्ट हो जाता है, शिफ्ट बोल रहे हैं, ये पता नहीं कहां। बैलेंस शिफ्ट्स बाय 10 सेंटीमीटर। तो बच्चों एक तो हमें देखना होगा कि इन दोनों का रेशो, देखो इन दोनों का रेशो इन दोनों लेंस के रेशो के बराबर है, आर अपॉन एस, एल और 100 माइनस एल के इक्वल है, ठीक है। मतलब अगर ये वाला रेशो बढ़ेगा तो ये वाला रेशो भी इंक्रीज होना चाहिए, या ऐसे देख लीजिए आर अपॉन एल ये एस अपॉन 100 माइनस एल के इक्वल है। अगर मैंने आर बढ़ा दी तो एल भी फिर इंक्रीज होगी, तब ये रेशो बराबर होगा, है ना। जैसे मैं लिख कर बता रहा हूं जरा आपको, देखो यहां पर देखिए आर अपॉन एल इक्वल टू एस अपॉन 100 माइनस एल, इस वाले रेशो को देख रहे हैं आप। अगर आप आर को इंक्रीज करते हैं तो एल को भी तो इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी तो बैलेंस होगा, तभी तो इक्वल होगा राइट साइड के, वरना तो मिसमैच हो जाएगा। तो ऐसे हम ध्यान रखेंगे यहाँ से बच्चों। अब जैसे इसके सीरीज में बोल रहे हैं, एस के सीरीज में 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया, इसका मतलब ये रेजिस्टेंस इंक्रीज कर दिया, टोटल यहाँ जो लगा हुआ रेजिस्टेंस है टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज कर दिया, तो इसका मतलब ये वाली लेंथ भी इंक्रीज हो जानी चाहिए, है ना। अगर इसके पैरेलल में लगा देते एक 10 ओम का रेजिस्टेंस, आपसे कह रहे थे कि 10 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाएगा, फिर हमें देखना किधर शिफ्ट होगा। पैरेलल में अगर रेजिस्टेंस लगाएंगे बच्चों तो रेजिस्टेंस जो होगा ना, ये टोटल रेजिस्टेंस वो डिक्रीज हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस डिक्रीज तो ये वाली लेंथ भी डिक्रीज हो जाएगी, और जब ये लेंथ डिक्रीज होगी तो इसका मतलब जो शिफ्ट होगा वो इधर होगा। यहाँ अगर सीरीज में लगा रहा हूं मैं तो रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर रहा हूँ, यहाँ रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर रहा हूं मैं, इसका मतलब ये वाली लेंथ भी इंक्रीज होगी और शिफ्ट इधर आएगा। मतलब पहले अगर यहाँ से 40 सेंटीमीटर पर बैलेंस हो रहा था तो अब 30 सेंटीमीटर पर बैलेंस होगा। ये बात छिपी हुई थी बेटा क्वेश्चन में, ये बात खुद हमें सर्च करनी है। तो देखो पहले आपको गिवन था एल ये है, लेकिन इस वाली कंडीशन में हमने खुद देखा एल जो है अब 30 सेंटीमीटर पर आएगा। तो देखिए पहले वाली कंडीशन से एक कंडीशन बना लेंगे हम कि R अपॉन एस इज इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस एल, एल ये रही 40, 100 माइनस एल 60, तो कितना आ गया 2/3 आ गया, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही अब ये S के साथ में सीरीज में है तो हम क्या करेंगे, R अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया है S प्लस 10, और अब बैलेंस कितना आ रहा है, L कितना आ रहा है, L आ रहा है 30 सेंटीमीटर पर, तो 30 अपॉन 100 माइनस 30 मतलब 30 अपॉन 70, तो कितना हो गया है 3/7। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो इसको हमें सिंप्लीफाई करना, R अपॉन एस 2/3 है और R अपॉन एस प्लस 10 3/7 है, इसको हम इन दोनों इक्वेशंस को हमें सिंप्लीफाई करना, तो कैसे कर सकते हैं। R और S की वैल्यू पूछ रहे हैं कि R इक्वल टू क्या और S इक्वल टू क्या, क्वेश्चन ये है कंप्लीट, R और S की वैल्यू हमें बतानी है। तो देखो हम यहाँ से बच्चों इजी करने के लिए इक्वेशन नंबर 2 का रेसिप्रोकल कर सकते हैं। तो देखो रेसिप्रोकल करने पर क्या बनेगा, S प्लस 10 अपॉन R इक्वल टू 7/3 बन जाएगा। इसको इसके साथ भी रख लीजिए, एस अपॉन आर प्लस 10 अपॉन आर इक्वल टू 7/3, है ना। और एस अपॉन आर कितना हो जाएगा यहाँ से 3/2 हो जाएगा, तो ये तो 3/2 हुआ, प्लस 10 अपॉन आर इक्वल टू 7/3, है ना। तो 10 अपॉन आर इज इक्वल टू 7/3 और माइनस 3/2, एलसीएम ले लीजिए, 6 हुआ एलसीएम, 14 माइनस 3 3 9, तो 14 में से 9 सब्ट्रैक्ट करिए, 5/6 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो R आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई 6/5 इक्वल टू 12 ओम। R जो था 12 ओम का था, और अगर R की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में रख दें, R अपॉन एस इक्वल टू 2/3 था, देखो R अपॉन एस इक्वल टू 2/3 था, है ना। S चाहिए हमें, तो S कितना होगा, S आ जाएगा 3/2 इंटू आर, और 3/2 इंटू आर कितना है, आर 12 ओम अभी कैलकुलेट किया है, 2 से 6 टाइम्स 6 3 18 ओम, ये 18 ओम होगा ये वाला रेजिस्टेंस। तो ऐसे ये क्वेश्चंस इसके आ चुके हैं। एक बार ऐसा भी कहा था कि इसके पैरेलल में लगा दिया जाए, और ये शिफ्ट हो गया 10 सेंटीमीटर से, बताइए आर और एस कितने हैं। तो बच्चों ये पूरा क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं, बल्कि आपको मैंने ओरली समझा दिया, जल्दी हो जाएगा, टाइम बचेगा। थैंक यू बच्चों, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।